कमेंट्स ये होते हैं कि आपने पीडब्ल्यू क्यों छोड़ दिया। भाई ने, अमन दत्तरवाल ने शायद उसी हथियार का इस्तेमाल किया है अब की बार। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ मैंने आज तक कभी किसी को बोली नहीं है। आप कुछ कंट्रोवर्सीज की भी बात कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में जिसका कि नाम है बज़ी टीवी। और ये हमारा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 1 है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट ज्वाइन हुए हैं, वैसे तो उन्हें किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन की फील्ड में ही इज़ वेल नोन फिगर, ही इज़ नॉन अदर देन डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर। वेलकम सर, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच। आई एम ऑल फाइन। आप बताइए आप कैसे हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी के साथ शुरू करें आज का एपिसोड। यस यस, व्हाई नॉट। तो सर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ऐसा माना जाता है कि एक साइंस टीचर से अच्छा कोई किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो कुछ लोग आपको ऐसा डॉक्टर जानते हैं, कुछ ऐसा यूट्यूबर जानते हैं, कुछ ऐसा आपको स्टूडेंट कुछ जानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप खुद को कैसे डिफाइन करते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा हमें बताइए। यार मुझे लगता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आपका पोजीशन या आपका प्रोफेशन मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दूसरों को सक्सेसफुल बनाने में थोड़ा भी हेल्प कर सकते हैं, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको अनसक्सेसफुल नहीं बना सकती। तो मुझे ये लगता है दैट आई एम ए स्टूडेंट हेल्पर। अगर किसी भी फॉर्मेट में बच्चे को ज़रूरत है मेरी, चाहे वो वर्ड्स की फॉर्मेट में हो, कंटेंट की फॉर्मेट में हो, टीचिंग की फॉर्मेट में हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में जो है ज़रूरत हो, तो अगर उसका किसी भी फॉर्मेट में अपलिफ्टमेंट हो पाता है, तो दैट इज़ माय एन बिग अचीवमेंट। अगर आप किसी की सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं शायद एक स्टूडेंट हेल्पर हूँ छोटे लेवल पर, और मेरा गोल ये है कि मैं उनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। आई थिंक इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ सर, अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने यूट्यूब कब शुरू करा? क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे? और क्या जर्नी रही? और कहीं तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि आपका कोई बैचमेट था, इसको 10 टाइम्स बैक आई थी। तो उस स्टोरी के बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं, मतलब मेहनत करते हैं बट शुरू में ही हार मान लेते हैं। थोड़ा-सा इन सब चीज़ों के बारे में आप बताइए। एक्चुअली में क्या था कि देखो, जब मैं मतलब मेडिकल कॉलेज में था सेकंड ईयर में, तो मेरी सिस्टर चाहती थी प्री मेडिकल की तैयारी करना, और मेरे पेरेंट्स ने क्लियरली कहा कि भाई अगर इसको तैयारी करनी है तो हम इसको ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे। तो एट द एंड ये बात होते होते कुछ इस फॉर्मेट में आ गई कि पेरेंट्स ने बोल दिया फाइनली कि अगर तू इसको तैयारी करवा सकता है तो ठीक है, वरना फिर ये कुछ और ही देखेगी। तो जब मैंने उसको कहा कि यार हम तेरे को तैयारी करवा देंगे, तो उसने कहा कि मैं तेरे से नहीं पढ़ूंगी। तो मैंने अपने कुछ बैचमेट से बात की, कुछ आपस में डिस्कशन किया, और ऐसे करके हम 3 बैचमेट्स, मैं, परम और पीयूष, इन तीनों ने टीचिंग स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज़ ऑफ पेरेंट्स का मानना था कि यार सिस्टर को हम लोग पढ़ा देते हैं। फिर उसकी 2-3 फ्रेंड्स और आ गई। तो मैं कभी टीचर बनना नहीं चाहता था। मैं अपनी ज़िंदगी में स्किन का स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, स्किन एंड वीडी। और मैं टीचर कोई बनना नहीं चाहता था, बट अब ठीक है, बन गए तो उसके बाद अब ये लगता है कि यार जिस भी फील्ड में है शायद दिल से काम करना चाहिए, क्योंकि फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि इस दुनिया में शायद टीचिंग से बड़ा कोई फील्ड नहीं है। गुरु गोविंद सिंह साहब एक टीचर थे, महात्मा बुद्ध एक टीचर थे, मोहम्मद पैगंबर एक टीचर थे, स्वामी विवेकानंद एक टीचर थे, एपीजे अब्दुल कलाम एक टीचर थे। एट द एंड डे भाई देखो क्या होता है कि दुनिया में 2 टाइप की इमेज है। एक होती है विजुअल इमेज कि आप कैसे दिख रहे हैं, और एक होती है वोकल इमेज कि आपने क्या कहा। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको छोड़ के चला गया, या फिर आप किसी अपने दोस्त को मिस कर रहे हैं, तो आप उसकी ड्रेस को मिस नहीं करेंगे, आप मिस ये करेंगे कि यार उसने किस वक़्त आपको क्या कहा था। तो टीचिंग एक वो फील्ड है जिससे आप खुद की वोकल इमेज क्रिएट करते हो। अब आजकल का तो सर, मैं आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि आजकल मतलब एक इंडिया में धारणा बनी हुई है कि डॉक्टर एक इतनी सेफ लाइन है, उसके बाद भी आपने ऐसा टीचर कंटिन्यू करने का सोचा। तो इसमें क्योंकि बहुत गट्स लगे होंगे, क्योंकि आज की तारीख में टीचर को एक ऐसा प्रोफ़ेशन माना जाता है कि कुछ नहीं हुआ तो आखिर में टीचर बन जाते हैं। तो एक इतना सेफ और इतना रॉयल प्रोफ़ेशन छोड़ के ऐसे टीचर कंटिन्यू करने में क्या
मतलब रहा सब कुछ हमें थोड़ा-सा बताइए सर? एग्ज़ैक्टली मैं उसी बात को जो है वो कंटिन्यू कर रहा था कि किसी भी इंसान की इमेज 2 टाइप की हो सकती है, एक विजुअल इमेज कि वो कैसा दिख रहा है और दूसरी एक वोकल इमेज कि वो क्या बोल रहा है। और एट द एंड इंसान की ड्रेस रिमेंबर नहीं की जाती है कि उसने गुची पहन रखा था कि अरमानी पहन रखा था। रिमेंबर ये किया जाता है कि उसने क्या कहा। महात्मा गांधी ने क्या बोला, भगत सिंह ने क्या बोला, विवेकानंद ने क्या बोला। तो टीचिंग एक वो फील्ड है जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग वोकल इमेज क्रिएट कर सकते हो। मेरे हिसाब से टीचिंग एक बहुत पावरफुल फील्ड है और इस दुनिया को चेंज करने में टीचर्स का सबसे बड़ा रोल है। टीचर्स है अगर आप टीचर हैं, अगर आप रियली में टीचर हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई लोग इस प्रोफ़ेशन को बहुत हल्के में लेते हैं और उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि वो लोग टीचर नहीं, वो लोग जो है वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक बेकार शब्द है कि वो लोग फटीचर है। आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपके सामने 50 बच्चे बैठे हैं, तो 50 लोगों के फ्यूचर की आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप इस प्रोफ़ेशन को हल्के में नहीं ले सकते। दिस इज़ एन वेरी, वेरी हेवी प्रोफ़ेशन, वेरी हेवी प्रोफ़ेशन। आपके हर एक शब्द का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। हाँ सर, बात तो बिल्कुल ठीक कही है आपने। तो इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी पूरी जर्नी में आपका रोल मॉडल क्या था? हम सभी का जैसे कि कोई रोल मॉडल होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका क्या रोल मॉडल था? और आपकी लाइफ़ का एक बिगेस्ट फेलियर या फिर कह सकते हैं वो फेज़ जिसमें आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि मतलब चीज़ें कंप्लीटली स्टक हो चुकी है और बड़े डिप्रेस्ड फ़ील हुआ हो? क्योंकि आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर मतलब आप एक अच्छे लेवल पर है तो वो सोचते हैं कि सर की लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं रहा होगा, हमारी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में से क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी, कौन सा वो फेस था और उससे आपने कैसे ओवरकम करा? तो थोड़ा सा इसके बारे में हमारे बच्चों को बताइए सर। देखिए हार्दिक सबसे पहले तो ये कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को बोली नहीं है और इवन मेरी फैमिली मेंबर्स में भी कुछ एक लोगों को ही पता है। 2016 की बात है ये और मेरे फादर जो हैं उनको सीवियर वॉमिटिंग स्टार्ट हुआ और उनको एब्डोमिनल पेन हुआ। तो हमने उनका सोनोग्राफी करवाया तो उसमें सिस्ट आया। 2 जो है वो सिस्ट दिखी लीवर में और उसके बाद हमने थोड़ा-सा आगे और इन्वेस्टिगेशन करवाया क्योंकि एक डॉक्टर ने कहा कि एक बार आप इनका सीटी स्कैन करवाइए। सीटी स्कैन में कहा गया दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम स्टेज 4 लिवर कैंसर। वो एक टाइम था आई वाज़ शैटर्ड, आई वाज़ कंप्लीटली ब्रोकन यार मुझे लगा कि ये क्या हो गया यार, सब कुछ ठीक चला था और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका ट्रीटमेंट कराओ, आप इनको हायर हॉस्पिटल्स में ले जाओ। जबकि मैंने अपने फादर तक को ये बात नहीं बताई कि आपकी रिपोर्ट में ये आया है। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, तो हम दोनों ने इस बात को जो है वो छिपाए रखा और कभी बताया नहीं। एक दिन मेरे फादर को फिर से मतलब 6-7 महीने बाद में राइट साइड में फिर से पेन हुआ और मैं जो है उनको ले गया डॉक्टर के पास में। उन्होंने कहा कि यार एक बार सोनोग्राफी करा के देख लो क्या हालात है। जब हम सोनोग्राफी कराते हैं 6-7 महीने बाद में, तो हम देखते हैं कि लीवर में कोई सिस्ट है ही नहीं। एक्चुअली वो अमीबिक सिस्ट था और वो मेरा टाइम इतना सुपर स्ट्रेस्ड था, मैं क्या बताऊँ? मुझे लगता था कि मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ? तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन था मेरी लाइफ में कि यार कि अब आप हर दिन जब घर पे आ रहे हो तो आप देख रहे हो कि यार मेरे पापा को तो ये है, अब क्या होगा मेरा? एंड एट द एंड दैट प्रूव आउट टू बी अ रॉन्ग रिपोर्ट और मुझे अफ़सोस है कि उस वक़्त में काफ़ी चीज़ें हुई, बट एट द एंड चीज़ें ठीक थी। तो टफ फेज़ तो होता है यार, सब लोगों की ज़िंदगी में होता है। हमने कोविड टाइम में देखा है, लगभग सभी लोगों ने देखा है। हम तो ऑफ़लाइन सेगमेंट वाले लोग हैं, ऑनलाइन में भी आए हैं, तो टफ टाइम तो सभी ने देखा है और tough time is a part of life. I mean, you cannot avoid the tough time. That is impossible. A smooth life hardly exists. हाँ सर, बात तो सही कही आपने क्योंकि स्मूथ लाइफ कभी भी एक लीडर क्रिएट नहीं कर सकती है। जितने ज़्यादा स्ट्रगल्स आते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, पर्सन उतना स्ट्रांग होता है आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए और अपनी लाइफ में एक अलग मुकाम तक पहुँचता है। तो बात तो सही कही है सर आप। सर बीच में इंटरप्ट करके एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हमने मिस कर दिया है कि मैंने जब आपका चैनल देखा तो मैंने देखा 2016 में आपका चैनल बना था। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आई, कैसे शुरू हुआ यूट्यूब? क्योंकि 2016 तब तो चीज़ें इतनी थी भी नहीं, नई जियो आया था मार्केट में। तो उस टाइम पर यूट्यूब को ऐसा प्रोफेशन देखना कंटिन्यू करना क्या आपके मन में चल रहा था? थोड़ा सा बताइए सर इसके बारे में।
यूट्यूब मेरे हिसाब से हम जस्ट टेम्परेरी बेसिस पे 2016 में स्टार्ट किया था कि यार चलो ठीक है, कुछ वीडियोस हैं वो डाल देते हैं। और तब इतने इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे जितने आज हैं। आज डिजिटल बोर्ड्स हैं और जमाने भर के कैमरास क्वालिटीज हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी है। तब वीडियो अपलोड करने में 10-10 मतलब हम लोग एक 15 मिनट का वीडियो आपको रात को अपलोडिंग पे लगाना पड़ता था और वो सुबह अपलोड होता था। हाँ, वो सुबह अपलोड हुआ करता था। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ हाँ हाँ। उस वक्त ज्यादातर लोग तो टावर के नीचे ही बैठे रहते थे भारत में। तो तब हमने थोड़ा बहुत काम किया था और उसके बाद में फिर लॉकडाउन के बाद में इट हैड बिकम ए कंपल्शन कि यार अब तो करना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ यू विल रीच टू द स्टूडेंट्स। हाँ सर, एग्जैक्टली उस टाइम तो मतलब कोविड में ऐसा लग ही रहा था कि क्या पता ऑफलाइन चीज़ें कंटिन्यू हो या ना हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक तरह से वो कंपलसरी ये हो गया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। यस यस यस। और इसी के साथ सर एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैंने भी आपको फर्स्ट टाइम जब आप पीडब्ल्यू पर आए थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए थे, तभी देखा था। और जब मैंने देखा, रियलिटी बता रहा हूँ, कि आई वॉज लाइक ये कौन पर्सन है। आपकी वॉइस सुनकर लाइक अलग ही बॉडी में वाइब्रेशंस आ जाते थे कि हाँ, ही इज़ द गाय। तो उसी टाइम मैंने तो आपको अपना मेंटर बना लिया था। और एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, तो मैं घर पर गया और मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी कटिंग करवानी है हमको। मैंने आपको बिल्कुल अपना आइडियल मान लिया था, तो उसी टाइम लगा कि हाँ। और शायद मेरे अलावा बहुत सारे बच्चे हों जिन्होंने आपको ऐसा अपना आइडियल और मेंटर बनाया होगा। बट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, और इनफैक्ट हर दूसरा बच्चा जानना चाहता है, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई करा यूट्यूब पर, गूगल पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पता करने का कि वाई यू लेफ्ट फिजिक्स वाला। तो आपके कमेंट सेक्शन में भी मैंने बहुत सी बारी क्वेश्चन देखा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने पीडब्ल्यू क्यों छोड़ा, क्या उसके पीछे रीज़न थे? क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं जैसे कंट्रोवर्सीज चल रही है यूट्यूब पर। क्योंकि एक अगर एजुकेटर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाता है तो इतना बवाल मच जाता है। तो आपने कब छोड़ दिया यूट्यूब, किसी को कुछ पता ही चला? तो क्या रीजंस थे, क्या सिचुएशन थी, थोड़ा हमें बताइए और बच्चों को भी बताइए, क्योंकि सब इस बारे में बहुत ही जानना चाहते हैं। देखिए, मेरे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स ये होते हैं कि आपने पीडब्ल्यू क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। हाँ, दैट आई नेवर एवर एवर लेफ्ट पीडब्ल्यू। अलग भाई के साथ में, प्रतीक भाई के सामने साथ में मेरी एक बात हुई थी। वो चाह रहे थे एक टाइम के बाद में कि सर आप हमें फुल टाइम जॉइन करें, एक बार आप हमारा जो मेन ऑफिस है आप वहीं आकर काम करें। लेकिन हम लोग यहाँ ऑफलाइन में टीच कर रहे हैं और हमारे पास खुद के पास में 25 से 30 लोगों की टीम थी उस वक्त। आज उससे ज्यादा है। तो मेरे लिए इट वाज इम्पॉसिबल। बाकी जो उनकी हायरिंग्स थी वो सारे के सारे लोग इंडिविजुअल टीचर्स ही थे। बट मैं कहीं ना कहीं जो मेरा प्रोफेशन था वो खुद के घर में रोटी लाने के साथ में बाकी घरों के चूल्हे जलाने का भी था। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। अगर मैं ये काम करता कि मैं उनके साथ कंटिन्यू करता और ये सब कुछ छोड़ देता पीछे, तो शायद कोविड टाइम में कई घरों में चूल्हे नहीं जल पाते। और एक एज ए लीडर इससे घटिया चीज कुछ नहीं हो सकती कि आप अपॉर्चुनिटी आपने देखी और आप निकल लिए। तो फिर हमने वी आर स्टिल, अभी भी हमारी बात होती है। मैं जब दिल्ली आता हूँ तो मैं प्रतीक भाई के फ्लैट पर ही रुकता हूँ। वो इज को फाउंडर ओवर देयर। वो जो है वो मतलब ब्यावर के ही हैं, अजमेर के पास में टाउन है ब्यावर, वहीं के हैं। तो इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एंड अलग पांडे भाई से भी मेरी बात होती रहती है। तो वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स और ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक स्टूडेंट के हेल्प की बात है तो वो हमने रोकी नहीं है, चाहे हम एक प्लेटफॉर्म पे रहें ना रहें। यूट्यूब इज ओपन फॉर एवरीवन। हाँ एग्जैक्टली सर, हम सब तो मतलब अपना काम करने आए हैं, फिर चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पर थे, इट डजेंट मैटर। आप कुछ कंट्रोवर्सीज की भी बात कर रहे थे। हाँ सर, मैं उसी पर आने वाला था कि आपका इस पर क्या टेक है, क्योंकि देखिए मुझे भी इतना इस कंट्रोवर्सीज के बारे में पता नहीं था। बट कल की बात है, जब मैंने यूट्यूब खोला देन मैंने देखा कि अलग सर ने कुछ इंटरव्यू दिया, उसमें कुछ स्टेटमेंट दिया। फिर अमन धतरवाल सर ने वीडियो डाली, उसके बाद अलग सर ने उस पर रिस्पॉन्ड करा। तो क्योंकि आप खुद एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बेटर शायद इस कंट्रोवर्सी को कोई समझ नहीं सकता है। तो आजकल ये जो चल रहा है कि टी, किसी भी टीचर को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे बाय कर लेते हैं मिड सेशन में। तो इन सब पर आपका क्या टेक है? आपका क्या कहना है कि क्या सच में ये चीज़ें हो रही है, और हो रही है तो इससे क्या इम्पैक्ट है पूरे एक टेक में?
तो थोड़ा-सा थोड़ा बताइए सर हमें? यार मेरे हिसाब से देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमन दत्तरवाल ने शायद उसी हथियार का इस्तेमाल किया है अब की बार लक्ष्य भाई के अगेंस्ट, जिसका वो हथियार काफ़ी टाइम से करते रहे हैं। देखिए, एक बहुत बहुत सिंपल सी आपको एक कहानी बताता हूँ मैं। मान लेते हैं कि आपके घर के बाहर एक एक बंदा आता है, वो ये कहता है कि यार मैं जो है ये फर्स्ट एड किट बेच रहा हूँ, है ना? और ₹250 का किट है और उसमें 25-30 ऐसी चीज़ें हैं, जो घर में कुछ सडन इंजरी होने पर आपके काम आ सकती है। और वो कहता है कि ये ₹250 का है, अगर आप चाहें तो ले स ले मतलब ले लीजिए। तो आप शायद ये कहेंगे चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। अब दूसरा बंदा ये आता है और वो कहता है कि सर ये एक हमारा किट है, ₹350 का है, इसमें 25 चीज़ें हैं और ये फर्स्ट एड बॉक्स एक डॉक्टर ने बनाया है और इसलिए बनाया है क्योंकि दिवाली के मौके पर उनके घर में इंसिडेंट हुआ, उनकी बेटी का हाथ जल गया पूरा और उन्होंने देखा कि उनके घर में ही फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है डॉक्टर होते हुए। तो उन्होंने सोचा कि यार बाकी हिंदुस्तान में कितने ऐसे घर होंगे जहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होगा। तो उन्होंने इस कंपनी को बिल्ड किया। पहले वाले केस में फर्स्ट एड बॉक्स था, दूसरे वाले केस में फर्स्ट एड बॉक्स है बट नाउ आई ब्रॉट द इमोशन ओवर देयर। तो जब भी आप इमोशन लेके आते हो यू कैन ब्रिंग द सेल। अभी अमन अभी अमन भाई ने क्या किया अब ऑब्वियस सी बात है, आपके पास में 2 लोग आए थे, अब आप सेकंड वाले केस में ही इस चीज़ को परचेज़ करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की कहानी बताई जिसकी बेटी का हाथ जल गया था और इसलिए उन्होंने वो कंपनी स्टार्ट राइट? हाँ सर, ये बात तो सही है। स्पेशली इंडिया में सब चीज़ इमोशन से ही कनेक्टेड होती है। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में। मेरे हिसाब से इलॉन मस्क का वो एक इंटरव्यू जिसमें उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, उन्होंने उस इंटरव्यू ने शायद उन्हें सुपर हीरो बनाया है दैट आई डोंट एवर गिव अप जब वो ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो इमोशंस आर द मेजर सेलिंग फैक्टर। एग्ज़ैक्टली सर, इमोशंस मतलब हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और फिर वो ट्रिगर करते हैं जब भी वो चीज़ दिखती है। यस, आप किसी चीज़ को अगर याद करवाना चाहते हैं तो इमोशंस का खेल है। अब उसी चीज़ का इस्तेमाल मेरे हिसाब से अमन भाई कर रहे हैं एंड ही इज़ अटैकिंग ही वांट टू उनको उनको लगता है कि यार मैं अब शायद मुझे वापस नया खेल जो है वो शुरू करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना है तो रीलॉन्च करना है तो क्योंकि मैं 1 साल से चुपचाप बैठा हूँ। तो वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेट देम प्ले। हाँ सर, वो बात तो आपने सही कही है। बट कहना तो गलत होगा, बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन फील्ड में ये सब चीज़ें मुझे मतलब समझ नहीं आती, क्योंकि देखिए जब भी मैं खुद की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि कल मैंने एक दोस्त को कॉल करा, फ्रेंड से बताया कि ये चल रहा है, बट जब भी ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो दूसरी फील्ड में तो हमें पता है कि सब प्री प्लान्ड होता है, बट एडटेक की फील्ड में क्या ऐसा होता है? क्योंकि जब मैंने फ्रेंड को कॉल करा तो वो ऐसा ही कहता कि भाई ये सब खुद को मतलब फेम में लाने का एक तरीका है, सब प्री प्लान्ड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कंट्रोवर्सीज पहले से पता होती है सबको। तो आपका क्या कहना है, क्या एडटेक में भी ऐसा होता है? क्योंकि आप खुद एक एडटेक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बाकी कम्युनिटी में तो ये चीज़ होती है, बट आप थोड़ा सा इसमें बताइए क्या हो सकती है सब चीज़ें, क्या हो रही है? इंडियन एडटेक हैव बिकम डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ आपके एक स्टेटमेंट में नहीं मुझे आंसर दे दिया है, और बट फिर भी थोड़ा सा आप कंटिन्यू करिए और बताइए इसके बारे में। ये सब चीज़ें तो चल ही रही है, इसमें कोई कोई जो है संदेह नहीं है। हाँ, एक मेरे पास में इनसाइट कुछ ऐसा है कि मेबी एक बड़ा प्लेयर अमन भाई के पीछे हो सकता है जो उनको फंड कर रहा हो टू फाइट अगेंस्ट पीडब्ल्यू बिकॉज़ Because I think that sometime the bank balance cannot fight. Sometime those emotions, because emotion can fire a CEO immediately if they are heavier, and emotion can hire thousands and thousands of people. So he is trying to play a game. अब देखते हैं उनके पीछे कौन है, but I think a lot of funding would have been there. हो सकता है सर, क्योंकि आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो, आप शायद ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। बट ये जब भी कुछ कंट्रोवर्सीज होती है तो मैंने देखा है कि फ़ायदा तो दोनों साइड का होता है, बट जो जो सफ़र करते हैं असली में वो रहते हैं स्टूडेंट और व्यूअर्स। तो क्या होता है, जब भी कुछ कंट्रोवर्सीज होती है, बच्चा देखता है, एक वीडियो देखता है, उसको और क्यूरियोसिटी होती है, वो दो चार वीडियो और देखता है। बट जो 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 लोग सीरियस नीट और जी एस्पिरेंट्स है उनको तो शायद तैयारी पे फोकस करना चाहिए क्योंकि इन दोनों में से ही कोई आईआईटीएन नहीं है और कोई डॉक्टर नहीं है तो उनको शायद पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए
हुँ। हाँ सर, इस पर शायद ज़्यादा कुछ कहा ना जाए तो ही ठीक है। स्पेशली आप जैसे टीचर्स को थैंक करना चाहूँगा जो अपनी फ़ील्ड को छोड़कर एजुकेशन की फ़ील्ड में आए हैं ताकि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए और उनको आगे अच्छा डेवलपमेंट हो पाए। तो हैट्स ऑफ टू यू। बट फाइट वही बात आ जाती है कि बच्चे सफ़र करते हैं क्योंकि सबको बड़ा ही मज़ा आता है इंडिया में कि फ़ाइट दो जनों के बीच में फ़ाइट हो रही है तो वो स्पेशली जाएंगे और देखेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बिग बॉस जैसा शो भारत में शायद चल नहीं रहा होता इतना टीआरपी के साथ। तो आप बताइए क्या करना चाहिए बच्चों को इन सब चीज़ों में, क्या पढ़ना चाहिए? आपको पता है, हर किसी को लड़ाई पसंद है और इंसानों की बात छोड़िए, 2 कुत्ते या फिर 2 मुर्गे या फिर 2 बिल्लियाँ भी लड़ रही है, तो उनको देखने के लिए भी लोग जो है रुक जाते हैं। तो एवरीवन लव्स एग्जैक्टली सर, फाइट तो सबको ही पसंद है, वही कहना चाहता हूँ मैं भी। यस, एवरीवन लव्स फाइट। आई थिंक सर हमको ये टॉपिक यहीं छोड़कर अब अपने पॉडकास्ट में आगे बढ़ना चाहिए अगले क्वेश्चंस पर, वरना ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आपकी जो बुक्स है उन पर मैंने देखा है कि बड़े मतलब विचित्र नाम रहते हैं, क्योंकि मैंने आपके चैनल पर देखा सबसे यूनिक नाम आपके चैनल पर मिलते हैं। तो जैसे हो गया जीत की रणनीति, नीट का पंचामृत, तो ये सब नाम हो गए। तो ये यूनिक आइडिया आपके पास आता कहाँ से? क्या आप खुद ही ये नाम सोचते हैं या कोई और है जो आपके लिए ये काम करता है? और इसके साथ ये पूछना चाहूँगा कि आपकी खुद की कोई सी फेवरेट बुक कौन सी, मतलब आपने लिखी तो ऐसे बहुत सी बुक्स है तो, बट आपको पर्सनली वो बुक बहुत ज़्यादा पसंद है या बहुत डेडिकेशन से लिखी हो, एक लगाव होता है, तो कौन सी बुक आपकी है? बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए हैं। मैं वन बाय वन कोशिश करता हूँ कि उनका जवाब दे पाऊँ। देखिए, हमेशा मेरा ये बिलीव रहा है दैट आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ रिविजन्स की और इनवर्स में होती है रिसोर्सेज की। हाँ, तो आपको हमेशा रिसोर्सेज को मिनिमाइज़ करना होता है और उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये बुक क्रिएट हुई है, जितनी भी बुक्स हैं, कि बच्चा बार-बार रिवाइज़ करे। क्योंकि बच्चा तैयारी करते वक़्त लाइब्रेरियन बन जाता है, वो एक सब्जेक्ट की 10 किताबें ला रखा होता है, 20 टाइप के नोट्स उसके पास में होते हैं, दैट इज़ नॉट अ वे फॉर द सिलेक्शन। हाँ, ये इस बात की गारंटी है कि अगर आप एक सब्जेक्ट की 10 किताब पढ़ रहे हैं, तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये हमने बुक्स जो है वो रिलीज़ की है और ये मतलब बुक्स कोविड टाइम में रिलीज़ की गई। हालाँकि इनको रिलीज़ करना भी इतना आसान नहीं था। हम लोग काफ़ी पब्लिशर्स के पास में गए थे और उन्होंने हमें ये कहा कि आपको कोई नहीं जानता, आपका फेस कोई नहीं जानता है। हिंदुस्तान में चेहरा बिकता है, कंटेंट नहीं बिकता है, हम आपकी किताब नहीं छापेंगे। और इसमें सारे पब्लिशर्स थे, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे वो सिंगेज हो, चाहे वो ओसल पब्लिकेशन हो, एवरीवन डिनाइड मी। फिर हमने बहुत हिम्मत करके ये बुक्स 2, 4, 5 छापी, बच्चों ने ली, उनको अच्छा लगा और फिर ये सब चीज़ें प्रोसीड हुई। तो शुरू में स्ट्रगल तो होता ही है। जहाँ तक चैनल के नाम की बात है तो उसमें काका जो वर्ड है, काका राजस्थान में अंकल को बोला जाता है मारवाड़ी में। तो वो अंकल है दैट इज़ और अंकल शायद मेरे हिसाब से किसी भी भतीजे के लिए एज़ अ मेंटर की तरह होता है। सारा ज्ञान उसको वहीं से मिलता है तो दैट इज़ व्हाई वी केप्ट द नेम लाइक दैट।